नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। इंडिया चाहता है में आप सबका स्वागत है। आज विश्व जनसंख्या दिवस है, लेकिन हमारे लिए ये जश्न मनाने का नहीं बल्कि अपने अंदर झांकने का दिन है, आत्मविश्लेषण का दिन है। ये सोचने का दिन है कि कब हम आबादी पर काबू रखना सीख पाएंगे। हमारी आबादी इसी रफ्तार से अगर बढ़ती रही तो 2023 के अंत तक हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएंगे। यानी महज 1.5 साल के भीतर हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में सर्वोपरि स्थान पर होंगे, जो कि खुशी की नहीं चिंता की बात है। इसी चिंता को आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामने रखा, लेकिन उसके साथ ही उसे जनसंख्या असंतुलन से जोड़ कर रख दिया। आज इंडिया ये जानना चाहता है कि क्या सीएम योगी की निगाहें कहीं और हैं और निशाने पर कोई और है। इंडिया आज ये भी जानना चाहता है कि धर्म के नाम पर जीतने वाले श्रीलंकाई राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कैसे कर दिया लंका दहन। और इंडिया ये भी जानना चाहता है कि जल प्रलय से कैसे त्राहिमाम कर रहे हैं हिंदुस्तान के 12 राज्य। यानी एक तरफ सैलाब हिंदुस्तान में तो वहीं जन सैलाब है श्रीलंका में। लेकिन शुरुआत करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर मचे घमासान से। हमारा सवाल सबसे पहले आपके सामने, जो कि इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। सवाल आज का, बढ़ती आबादी से अराजकता वाले बयान के पीछे सीएम योगी की मंशा, उनका इरादा आपको क्या लगता है? ऑप्शन ए है मुस्लिम आबादी पर सवाल उठाना, ऑप्शन बी है बढ़ती आबादी से खतरा जताना, और ऑप्शन सी है जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी बताना। आप एबीपी न्यूज के ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब जरूर भेजिएगा। शो के आखिर में इसके नतीजे भी आपको दिखाएंगे। सवाल दोहरा देता हूं, बढ़ती आबादी से अराजकता वाले बयान के पीछे सीएम योगी का इरादा आपको क्या लगता है? मंशा आपको क्या लगती है? उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा आबादी बस्ती है। जाहिर है कि राज्य के मुख्यमंत्री के लिए यह चिंता की बात है, क्योंकि बड़ी जनसंख्या में सीमित संसाधन हर एक शख्स तक पहुंचाना आसान नहीं होता। बड़ी जनसंख्या विकास के रास्ते में भी कई बार रुकावट बनती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की बात तो की, लेकिन उसमें संतुलन का इफ और बट भी लगा दिया। आखिर सीएम योगी की निगाहों में क्या है और निशाने पर क्या है? क्या इसके पीछे वाकई में कोई राजनीति है, या सीएम योगी ठीक जगह पर निशाना लगाकर अपने वोट बैंक को साध पा रहे हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। किसी भी शिशु को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशु मेरे घर में आएगा, क्या उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मैंने अपने आप को तैयार कर लिया है? क्या मैं उसको समाज के भरोसे ही छोड़ दूंगा? पॉपुलेशन इज अ बून, इट इज नॉट अ बेन। पॉपुलेशन जितने ज्यादा लोग उतना फायदा। बच्चे ज्यादा पैदा करें, हिंदू बच्चे पैदा करके अपने बच्चों को इस लायक बनाए कि हिंदुओं के बच्चे अपने घर की रक्षा करें। हमारे देश में आज भी एक छोटा वर्ग अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। देश की बढ़ती आबादी सबसे बड़ी समस्या है और इसको नियंत्रित करने का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से किया था। लेकिन जब भी जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है, बात हिंदू मुसलमान पर आकर टिक जाती है। एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण पर बहस छिड़ी है। ये बहस छिड़ी है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान से। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम में योगी ने जनसंख्या नियंत्रण को वक्त की जरूरत बताया, लेकिन साथ ही उसे जनसंख्या संतुलन से जोड़ दिया। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर
एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नियंत्रण की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी चिंता इस बात पर भी है कि ये कार्यक्रम सिर्फ हिंदुओं तक सीमित न रहे। आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश हो सकता है। इसी वजह से यूपी स्टेट लॉ कमीशन ने पिछले साल जनसंख्या नियंत्रण नीति को लेकर एक ड्राफ्ट सरकार को सौंपा था। 260 पन्ने की इस रिपोर्ट में लॉ कमीशन ने 8,500 लोगों से सुझाव लिए थे। इस ड्राफ्ट के मसौदे में कई सख्त कदम उठाने की सिफारिश की गई थी। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं, 77 सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, विधायक और सांसद का चुनाव लड़ने पर रोक, जिनके केवल एक बच्चा उन्हें कई फायदे देने की बात भी मसौदे में की गई थी। केवल कठोर कानूनों से ही इसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एजुकेट करना, लर्न करना, लोगों को इस समस्या के बारे में समझाना, मुझे लगता है कि व्यापक जनविमर्श के बनाने का विषय है। पार्टी इसको लेकर के सहमत है, सरकार भी इसको लेकर के जल्दी ही किसी एक कठोर कदम की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। लॉ कमीशन को ये रिपोर्ट दिए हुए 1 साल का वक्त गुजरने वाला है, लेकिन इसे लागू करने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है जनसंख्या का संतुलन, जिसे लेकर यूपी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आपको याद होगा कि बार बार कई हिंदुवादी नेता मुस्लिमों की आबादी को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की बात भी करते रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ ने जनसंख्या नियंत्रण के साथ जनसंख्या संतुलन को जोड़ दिया तो इस गंभीर मुद्दे पर सियासी संग्राम छिड़ गया। सत्ताधारी दल के लोगों को बात करनी चाहिए। देश किसी भी भेदभाव को अस्वीकार करेगा और संविधान किसी भी भेदभाव की इजाजत नहीं देता है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेताओं को समझनी चाहिए। सभी धर्मों के लिए कानून समान हो तभी ये रुक सकता है। अगर ये नहीं रुका तो भारत को विश्व के रफ्तार में पहुंचने में कठिनाई होगी। बढ़ती आबादी कई समस्याओं की जननी है। गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं बढ़ती हुई जनसंख्या का ही साइड इफेक्ट हैं। ऐसे में देश के सभी वर्गों को साथ लेकर इसे कंट्रोल करने की जरूरत है, लेकिन सियासत का अपना अलग ही राग है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी हिंदू मुसलमान है। आज इस सवाल में भटकने की जरूरत नहीं है कि हिंदुओं की आबादी बढ़ रही है ज्यादा या मुसलमानों की ज्यादा बढ़ रही है। अहम सवाल यह है कि आबादी की ये बेहिसाब बढ़ोतरी रुकनी ही चाहिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में फर्टिलिटी रेट घटी है। जी हाँ, आंकड़े आपके सामने रखता हूं। 1992-93 में हिंदुओं में फर्टिलिटी रेट 3.3% थी, जबकि मुसलमानों में 4.4%। 2019 से 2021 के बीच हिंदुओं में यह फर्टिलिटी रेट घटकर 1.94% हो गई, जबकि मुसलमानों में 2.6%। यह गिरावट हिंदुओं में 41% की है, जबकि मुसलमानों में यह गिरावट 46% की है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि शिक्षा बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, तो चाहे हिंदू हो या फिर मुसलमान, सबको समझ में आ गया कि आबादी बढ़ेगी तो विकास में रुकावट बनेगी, बर्बादी होगी। लेकिन इतने पर ही खुश होने की अभी जरूरत नहीं है। 1951 में हिंदुओं की आबादी 84% थी और मुसलमानों की 10%। पिछली जनगणना जब 2011 में हुई थी तो हिंदुओं की आबादी अपने देश में घटकर 80% हो गई और मुसलमानों की 14%। प्यू रिसर्च सेंटर की स्टडी है कि 2050 में भारत में हिंदू आबादी 77% होगी और मुस्लिम आबादी 18%। तो हिंदू वर्सेस मुस्लिम आबादी पर तनातनी का माहौल राजनीति को गर्मा जरूर देता है, लेकिन आज़ाद हिंदुस्तान में कभी अराजकता की स्थिति इस मुद्दे को लेकर नहीं आई है। हाँ, देश के बंटवारे के वक्त जरूर अराजकता का माहौल बना था। आज़ादी के बाद हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हुए, लेकिन अराजकता नहीं हुई। लेकिन मुसलमानों का विकास एक अहम मुद्दा जरूर है। द leaflet.in की स्टडी के मुताबिक 1952 में देश में मुस्लिम आबादी करीब 10% थी, लेकिन लोकसभा में उनकी नुमाइंदगी महज 4%। 2019 में मुस्लिम आबादी बढ़कर 14% हो गई, लेकिन मुस्लिम सांसदों का प्रतिनिधित्व 4.9% ही बढ़ा। सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व 1980 में था,
जब मुस्लिम आबादी 11% थी और संसद में उनके प्रतिनिधि 9% थे। जिन राज्यों में मुस्लिम आबादी अहमियत रखती है वहां भी आबादी के हिसाब से विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। असम में मुस्लिम आबादी 28% है लेकिन विधायक 19% है। केरल में 22% है मुस्लिम आबादी लेकिन विधायक 17% है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिमों की आबादी 23% है और विधायक 14% है। उत्तर प्रदेश में 17% आबादी मुसलमानों की है और विधायक महज 9%। और आइए अब रुख करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर जो कि जन सैलाब से जुड़ी है। बात आप समझ गए होंगे, मैं श्रीलंका की कर रहा हूं। इस वक्त वहां से एक बेहद इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि श्रीलंका में 20 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा, यानी आज से करीब 9 दिनों के बाद 20 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। 19 जुलाई को इस पद के लिए पर्चे भरे जाएंगे और फिर 20 जुलाई को संसद में नए राष्ट्रपति के नाम पर वोटिंग होगी। श्रीलंका की संसद के स्पीकर महिंद्रा अभयवर्धने ने इस बात की पुष्टि की है। ये जानकारी उन्हीं के हवाले से हम तक पहुंची है। 20 जुलाई को यानी आज से 9 दिन के बाद श्रीलंका में नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। उम्मीद की जानी चाहिए इस अनाउंसमेंट के बाद, इस घोषणा के बाद, जो इस वक्त माहौल श्रीलंका में तनावग्रस्त बना हुआ है बीते 2 दिनों से, उसमें कुछ कमी आएगी और परिस्थितियां काबू में प्रशासन की लौट पाएंगी। श्रीलंका दिवालिया हो गया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे फरार हैं, लापता हैं, गुमशुदा हैं। श्रीलंका में धर्म की राजनीति ने उसे चौपट कर दिया है। वहां के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने सिंगल बौद्धों की राजनीति की और सामने विरोध में खड़ा कर दिया तमिलों और मुस्लिमों को। सिंगलों ने वोटों से राजपक्षे की झोली भर दी, लेकिन राजपक्षे की नीतियों ने श्रीलंका की झोली यानी आर्थिक तौर पर झोली खाली कर रख दी। देखिए ये खास रिपोर्ट जो आपको समझाएगी क्यों राजपक्षे का इस हद तक विरोध वहां की जनता कर रही है। अपने भगोड़े राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ जो लोग आक्रोश, विरोध और गुस्से में नारे लगा रहे हैं, इन्हीं लोगों ने 2.5 साल पहले राजपक्षे का राज तिलक किया था। क्योंकि तब श्रीलंका के सिंहल समुदाय ने राजपक्षे में अपना मसीहा देखा था, जिसने तमिलों को सही रास्ते पर ला पटका था। 2019 और 2020 में भी जो इलेक्शंस हुए थे और जिसमें कि राजपक्षा परिवार की पार्टी श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट को जो बड़ी सफलता मिली, जाहिर है कि इस इलेक्शंस में भी जो श्रीलंका पीपुल्स फ्रंट को सफलता मिली, उसके पीछे राजपक्षा परिवार की विभाजनकारी राजनीति का बड़ा योगदान है। 2019 के नवंबर में गोटाबाया राजपक्षे की ताजपोशी हुई थी। उस ताजपोशी के लिए बुनियाद तो 7 महीने पहले 21 अप्रैल 2019 को तैयार हो गई थी, जब ईस्टर के दिन श्रीलंका में सीरियल बम धमाके हुए। उन धमाकों में 260 से ज्यादा लोगों की जान गई। हमलावरों में श्रीलंका के मशहूर मसाला कारोबारी मोहम्मद यूसुफ इब्राहिम के 2 बेटे भी शामिल थे। समूचे राजपक्षे परिवार की छवि ऐसी बनी जो अपने धर्म की रक्षा करता है। 1983 में श्रीलंका में तमिलों के हक के लिए लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर ईलम यानी LTTE ने गृह युद्ध छेड़ दिया। 2009 में इस गृह युद्ध का खात्मा महिंद्रा राजपक्षे ने किया, जो मौजूदा राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के बड़े भाई हैं और तब राष्ट्रपति थे। LTTE के खात्मे में बौद्ध सिहली गोटाबाया भी एक हीरो की तरह उभरे थे, जिन्होंने सीनियर डिफेंस ऑफिसर के रूप में तमिल चरमपंथियों का सफाया किया था। चुनावी राजनीति में धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण कितना आसान होता है, इसे हिंदुस्तान से समझा जा सकता है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के भी ये समझ आ गया है कि श्रीलंका की 82% आबादी सिहली है, जो अगर साथ दे तो चुनाव जीतना आसान हो जाएगा। दूसरे नंबर पर 9% आबादी तमिलों की है, जिनसे सिहलियों की तनातनी रहती है, जबकि 8% मुस्लिम है।
इसका ही नतीजा था कि सिंहल बहुल दक्षिणी इलाकों में गोटाबाया की शानदार जीत दर्ज हुई, जबकि तमिल और मुस्लिम प्रभाव वाले पूर्वी प्रांतों में वो हार गए। जो 3/4 जो मेजॉरिटी सिंघली पॉपुलेशन है उसका सपोर्ट हासिल करने के लिए राजपक्षा परिवार ने वहाँ पर जो इथनिक डिवाइड है उसको बना करके रखा, ताकि उस आधार पे वो सपोर्ट सिंघली जनता का लेते रहें। राजपक्षे परिवार के सबसे बड़े नेता महिंद्रा राजपक्षे की तुलना तो सिंहल बौद्ध राजाओं से की जाती है। तमिल विद्रोहियों को कुचलने के चक्कर में उन पर नरसंहार का आरोप लगा, लेकिन तमिल विरोध ने सिंहलियों को राजपक्षे का कट्टर समर्थक बना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि भूखे भजन न होई गोपाला, तो जब रोजी रोटी पर संकट आया, श्रीलंका दाने दाने के लिए मोहताज होने लगा, तो वहाँ के लोगों को समझ में आ गया कि सिंहलों और तमिल को लड़ाकर राजपक्षे परिवार की चांदी हो गई। लेकिन श्रीलंका के 2 करोड़ लोग सड़क पर आ गए। धर्म आस्था से जुड़ा हो तो विश्वास और ताकत देता है। धर्म राजनीति से जुड़ जाए तो समाज में तनाव का कारण बनता है। श्रीलंका में सिंगल बनाम तमिल और मुस्लिम की राजनीति ने हालात बिगाड़ कर रख दिए हैं। लेकिन जो श्रीलंका कभी सोने की लंका कहलाता था वो आज मिट्टी में मिल गया है, तो उसके कई और भी कारण हैं। धर्म की राजनीति अपनी जगह तो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा एक बड़ा कारण राजपक्षे सरकार की ऑर्गेनिक खेती की जिद है। इसके कारण उपज घटी और अनाज का संकट इस पूरे देश में पैदा हो गया। तीसरा बड़ा कारण है विदेशी कर्ज का। श्रीलंका पर इस वक्त 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी कर्ज है। इसमें सिर्फ चीन का ही कर्ज 51,622 करोड़ रुपए का है। चौथा बड़ा कारण है श्रीलंका के चौपट होने का, कि वहां का पर्यटन उद्योग बिल्कुल चौपट है। श्रीलंका की जीडीपी का 10% हिस्सा पर्यटन से आता है। लेकिन 3 साल पहले ईस्टर पे हुए सीरियल बम धमाकों ने और फिर 2 साल कोरोना ने पर्यटन उद्योग को तोड़ कर रख दिया। श्रीलंका की बर्बादी का 5वां कारण वहां फैला राजनीति में वंशवाद है। राजपक्षे परिवार सत्ता के हर सेंटर पर खुद ही बैठ गया था। और फिर क्या था, भ्रष्टाचार इस परिवार ने बढ़ा दिया, जिससे जनता आज आक्रोशित है। जनता कई बार वंशवाद की राजनीति को सह भी लेती है, लेकिन अगर पेट भरा हो। लेकिन जब जेब और पेट दोनों खाली हो जाएं, तो फिर वही जनता क्रांति पर उतारू हो जाती है। श्रीलंका में 9 जुलाई को यही हुआ। लोगों ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंक दिया। राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, वीवीआईपी नहीं रह गए, बल्कि श्रीलंका के आम लोगों की रिहाइश के अड्डे बन गए। और जब जनता अंदर गई तो महल के अंदर राजपक्षे परिवार की विलासिता के वो सबूत मिले, जिसने लोगों की आंखें खोल कर रख दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सदियों की ठंडी बुझी राख तो बुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है। तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता की ताकत ऐसी होती है जो तख्त और ताज सबको पलट देती है। श्रीलंका में यही हो रहा है। आज सत्ता के 2 सबसे बड़े केंद्र पर जनता का कब्जा है। राष्ट्रपति भवन, जहां राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे रहते थे, टेंपल ट्री हाउस जो प्रधानमंत्री का सरकारी आवास है, और कुछ दिनों पहले तक यहां महिंद्रा राजपक्षे अपने परिवार के साथ रहते थे। श्रीलंका के आम लोग इन दोनों घरों की हर वो सुविधा का मजा ले रहे हैं जो राजपक्षे परिवार अब तक लेता रहा है। चाहे वो जिम हो, स्विमिंग पूल हो,
बेहतरीन बेडरूम्स हो या फिर किचन हो, श्रीलंका की ये वो महलनुमा इमारतें हैं जहां आम जनता तो दूर, वीआईपी भी बिना इजाजत नहीं घुस सकता था। लेकिन राजपक्षे परिवार की नीतियों से त्रस्त जनता क्रांति पर क्या उतरी, इन इमारतों पर उसका कब्जा हो गया है। अब सब कुछ खुला है, सब कुछ जनता का है। The 9th of July was the People's Day, I should call, and what the people did was we never wants to have a violence. Everyone reached the President House, presidential. Now the people are waiting. What is the next? Because they say that they are resigning, but we haven't heard anything so far. श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री आवास पर अभी भी बड़ी संख्या में लोग डटे हुए। इन लोगों का कहना है कि जब तक राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा नहीं देते तब तक वो इन इमारतों को खाली नहीं करेंगे। इस बीच गोटाबाया राजपक्षे ने कहा है कि वो 13 जुलाई को इस्तीफा दे देंगे, जिसके बाद श्रीलंका में ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। श्रीलंका के आम लोग आज उन सुख सुविधाओं का बारी बारी से मजा ले रहे हैं जिन पर अब तक राजपक्षे परिवार का कब्जा था। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस विलासिता के साथ राजपक्षे परिवार रहता था। यह है टेम्पल ट्री हाउस जहां महिंद्रा राजपक्षे रहते थे। पीएम के इस आवास में महिंद्रा राजपक्षे ने राजपक्षे विंग बनवाई, जहां महंगे फर्नीचर और सुख सुविधा की हर चीज मुहैया है। किडनी शेप स्विमिंग पूल के अलावा यहाँ सोना और जैक्यूजी बाथ के अलावा मसाज रूम की सुविधा भी है। महिंद्रा राजपक्षे पीएम के सरकारी आवास में रहते थे तो उनका निजी आवास भी किसी महल से कम नहीं है। दूसरी तरफ उनके भाई राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 2 घरों का इस्तेमाल करते थे, जिसमें राष्ट्रपति भवन यानी क्वीन हाउस भी शामिल है और जिस पर अब जनता का कब्जा है। महिंद्रा राजपक्षे जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इस इमारत को नया रूप दिया। एलटीटीई के हमले से बचने के लिए इसमें एक बंकर भी बनवाया गया। वाओ! बंकर का रास्ता बेडरूम की अलमारी से जाता है। अंदर जाने पर इसमें ऊपर और नीचे जाने के लिए एक लिफ्ट भी है। माना जा रहा है कि इसी बंकर के जरिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे इस घर से निकलने में कामयाब हुए। एक तरफ वो लाखों लोग जो भूख से, महंगाई से, अव्यवस्था से त्रस्त हैं। सरकार की नीतियों के चलते इन लोगों की जिंदगी कतार में सीमित हो गई है। राशन के लिए लाइन, दवा इलाज के लिए लाइन, पेट्रोल डीजल के लिए लंबी कतार और हर बुनियादी चीज को खरीदने के लिए 4 गुना रकम खर्च करने का दर्द अलग से। People were struggling in the queues. People are in the fuel queues. People are in the gas queues. We trust politicians, and we lost everything that we had. So we are not going to trust them. From our as salaries, it's only worth for like a 2-3 weeks time. Then we have to find a way to earn money for another 1 week. लोगों का दर्द ये है कि उनको कुछ मिलता नहीं और राजपक्षे परिवार में जो जन्म लेता है वो मंत्री से नीचे रुकता नहीं। आप देखिए कि गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं, तो उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री थे और इससे पहले वो राष्ट्रपति भी थे। एक और भाई बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री थे। निरुपमा राजपक्षे भी मंत्री थे। महिंद्रा राजपक्षे के दोनों बेटे भी मंत्री थे। गोटाबाया राजपक्षे अपने महलनुमा घर से निकले तो भी करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश छोड़कर गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस परिवार के पास कितनी संपत्ति होगी। दूसरी तरफ श्रीलंका के आम लोग हैं जिनकी पेट की आग ने कोलंबो क्रांति की ज्वाला धधका दी। अगर आपका पड़ोसी दिवालिया हो जाए तो आप खुश नहीं हो सकते। आप समझिए कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, जो कुछ श्रीलंका में इस वक्त चल रहा है। समुद्री कारोबार पर असर पड़ेगा क्योंकि भारत के तमाम मालवाहक जो पोत हैं, जो जहाज़ हैं, वो आवाजाही में कोलंबो बंदरगाह की बहुत अहम भूमिका है। भारत आने वाले 60% जहाज़ कोलंबो बंदरगाह से ही गुजरते हैं। भारत के कई सामान श्रीलंका के बाजार में बिकते हैं या श्रीलंका उन्हें खरीदता आया है। भारत से हर साल श्रीलंका में $4 अरब के सामान का निर्यात किया जाता है।
श्रीलंका के रियल एस्टेट और पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी भारत निवेश कर चुका है। श्रीलंका जिन देशों से कर्ज ले चुका है उनमें चीन और जापान के बाद भारत का नंबर भी आता है। श्रीलंका में अराजकता बढ़ी तो इसका दबाव भारत पर बढ़ सकता है, क्योंकि तब शरणार्थी बनकर लोग भारत की ओर भागेंगे और भारत में पनाह मांगेंगे। और अब बात अमरनाथ हादसे की करेंगे। शुक्रवार शाम को बादल फटने की वजह से 15 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। 3 दिनों बाद अब यात्रा फिर से शुरू की गई है। इससे लाखों श्रद्धालु खुश हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि हादसे के बाद से अब भी 40 लोग लापता हैं। सेना, आईटीबीपी समेत पूरी फोर्स इन 40 लोगों को तलाश कर रही है। 3 दिन बीत चुके हैं, मलबे से पूरा जगह भरी हुई है। ऐसे में लोगों को ढूंढ पाना वाकई में बहुत ही टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है, हवाई यात्रा से ही सही अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हुई है। हरे भोलेनाथ, हे भोले, हे भोले, हे भोले रक्षा करो भोले, हे भोले रक्षा करो, हे भोले रक्षा करो, सभी की रक्षा करो भोले, हे भोले रक्षा करो भोले। मौत के इस शोर में 15 से ज्यादा जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। और इस हादसे के बाद से करीब 40 लोग अब भी लापता हैं। वो गई यार, गई अब गई वो पत्थर के नीचे दब गई। रेस्क्यू टीम 3 दिनों से हादसे वाले इलाके को खंगाल रही है। मलबे के नीचे दबे संभावित लोगों की तलाश में वॉल सेंसर मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिली। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। 30 से 40 ऐसे लोग हैं जो अभी भी लापता है, जिनको ढूंढने का काम जारी है। लेकिन पहलगाम से यात्रियों को चलने की अनुमति दी गई है। खासतौर पर ऐसे यात्रियों को जो शेषनाग और पंचनदनी में पहले से फंसे थे, उनको भी पहली प्राथमिकता दी गई। अमरनाथ गुफा के बाहर जब बादल फटा तो वो अपने साथ कैसी त्रासदी लेकर आया था, ये मनोज विश्वकर्मा और अभिनव दीक्षित ने अपनी आंखों से देखा। इन्होंने मौत को करीब से महसूस किया था। इन्हीं की जुबान से सुनिए कि कैसे 40 सेकंड में कुदरत ने पवित्र धरती को कब्रगाह शरीक कर दिया था। हम लोग गुफा से निकल के 1 किलोमीटर आगे गए होंगे, नीचे पलट के देखे तो पूरा बादल फट के पूरा जैसे बाहुबली पिक्चर में नहीं बहता है, उसी तरह पूरा बह रहा था। बहुत सी जबरदस्त त्रासदी हुई, उन्हें शब्दों में नहीं बयान किया जा सकता। जो देखा बहुत भयंकर मंजर। हादसे के 3 दिन बाद अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हो गई है, लेकिन इस बार एहतियातन सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है। देश के 12 राज्यों पर इस वक्त बाढ़ और बारिश की जबरदस्त मार पड़ी है। पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक चारों दिशाओं में आफत ही आफत बरस रही है। हमने आपके लिए कुदरती तबाही की एक संपूर्ण रिपोर्ट तैयार की है। देखिए कैसे इंसान की बनाई हर चीज ने कुदरत के सामने घुटने टेक दिए। पहाड़ से लेकर मैदान तक और नदी से लेकर बरसाती नालों तक सिर्फ यही हाहाकारी आवाज सुनाई दे रही है। और ये है कुदरत के प्रकोप की दिल दहलाने वाली तस्वीर। चारों तरफ से सैलाब का पानी है और बीच में ट्रैक्टर पर फंसा ये नौजवान। रास्ता तो छोटा है। यहाँ मौत और जिंदगी के बीच सिर्फ कुछ लम्हों का अंतर है और लगातार बढ़ता सैलाब इस अंतर को और कम करता जा रहा है। ये उसी सैलाब की दूसरी तस्वीर है जिसमें ये युवक फंसा है। लेकिन इससे पहले कि मौत जिंदगी पर भारी पड़ती, वहां मौजूद ग्रामीणों ने
रस्सी के सहारे इस नौजवान को बचा लिया। कुदरत में कितनी ताकत है, इसका अंदाजा तिनके की तरह बहते इस ट्रक को देख के लगा लीजिए। बीजापुर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से मींगाचल और इंद्रावती नदी के साथ साथ बरसाती नाले भी पूरे उफान पर हैं और उसी उफान की चपेट में चावल से भरा ये ट्रक आ गया। औरंगाबाद में लगातार हो रही बारिश से खूबसूरत दिखने वाले झरने भी डरावने हो चले हैं। वाघुर नदी में आई बाढ़ के बाद इस झरने में भी लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। दमन गंगा नदी पर बने मधुबन डैम के 10 दरवाजों को सालों बाद 4 मीटर तक खोलना पड़ा, क्योंकि लगातार बारिश से बांध का जलस्तर अपने खतरनाक स्तर को छूने वाला था। और डैम से निकलकर दमन गंगा के पानी ने जिले का क्या हाल किया, वो भी देख लीजिए। इसी सैलाब के आगोश में अब जिले के ज्यादातर इलाके हैं। जमीन की बर्बादी को आसमान से देखकर खुद अंदाजा लगा लीजिए। अचानक आई इस बाढ़ की चपेट में कई लोग फंसे। कुछ को बचाने के लिए कोस्ट गार्ड तक को आना पड़ा। इस बाढ़ के बीच 4 लोग फंसे थे। कोस्ट गार्ड ने चारों को बारी बारी रेस्क्यू कर लिया। बदहाली की ये तस्वीरें गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद की हैं। साबरमती नदी के किनारे बसा ये शहर पहली ही बारिश में तैरने लगा। सड़कें स्विमिंग पूल बन गईं, कई घरों की पहली मंजिल डूब गई और यही हाल गुजरात के कई जिलों में दिखा। जामनगर से लेकर कच्छ, मोरबी, नर्मदा, नवसारी और सूरत तक पानी की वजह से प्रलय जैसे हालात बने रहे। सड़कों पर पानी का कब्जा रहा, लोग घरों में कैद रहने को मजबूर रहे। बुरी खबर यह है कि लगातार हो रही बारिश से अगले कुछ दिन और संकट में कट सकते हैं। जो राजस्थान अपनी रेतीली जमीन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, ये उसी राजस्थान के बूंदी की तस्वीरें हैं। जिले के मशहूर बरधा बांध भीमलत ने झरने की शक्ल ले ली है। लगातार हो रही बारिश से पूरे जिले में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। और अब कार्यक्रम के आखिर में इसमें आपको बता दें, गुजरात के लोगों के लिए आगे भी राहत की खबर नहीं है। वहां के 8 जिलों में रेड अलर्ट है। और अब आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी का वक्त हो गया है। हमने पूछा था कि बढ़ती आबादी से अराजकता वाले बयान के पीछे सीएम योगी की मंशा क्या है। आपके जवाब हमारे पास आ चुके हैं। देखते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर किसको कितने फीसदी वोट मिले। मुस्लिम आबादी पर सवाल उठा रहे थे योगी आदित्यनाथ, ऐसा मानने वाले 38% लोग हैं। बढ़ती आबादी से खतरा बता रहे थे, ऐसा मानने वाले 14% लोग हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा 48% लोग ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि जनसंख्या नियंत्रण ज़रूरी है, वरना ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। इसी पैटर्न पे वोटिंग आपके सामने है। सबसे अधिक लोगों को यही लगा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए अवेयर करना, जागरूक करना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते थे। तो इंडिया चाहता है में आज इतना ही। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए ना।
कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।